पीवाई क्यूज के इस सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम यूपीएससी सीएससी के प्रीलिम में पूछे गए पीवाई क्यूज का डिस्कस कर रहे थे। इस सीरीज में हम पीवाई क्यूज का डिटेल में अध्ययन कर रहे हैं। हमारा मकसद एक ही है कि यूपीएससी सीएससी में जितने भी लास्ट 12 सालों में पीवाई क्यूज पूछे गए हैं 2011 से 2023 तक के, उनको सबका डिटेल में अध्ययन करेंगे। उसमें क्या आंसर दिए गए हैं, क्या करेक्ट ऑप्शन है और क्या इनकरेक्ट ऑप्शन है, उनका भी डिटेल में अध्ययन करेंगे। इस कड़ी में हमने पार्ट 1 खत्म कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने एंशिएंट हिस्ट्री के 5 पीवाई क्यूज देखे थे। अब ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें जो आगे के पीवाई क्यूज है उनका डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विथ अस और चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारा छठा क्वेश्चन है, पहले इंग्लिश में बताएंगे, आपको पॉज करना है 1 मिनट के लिए, उसका आंसर देना है और फिर आगे चलना है। तो हमारा छठा क्वेश्चन है वो है, पहले इंग्लिश में बताऊंगा आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हड़प्पन साइट। ठीक है, चौहदड़ो, कोटदीजी, सुहागपुरा और देसलपुरा। हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पन स्थल नहीं है। 4 ऑप्शन है, कोटदीजी, चौहदड़ो, सोहागपुर, देसलपुरा। ये जो 4 है इनमें से आपको बताना है। ये यूपीएससी 2019 में पूछा गया था कि इनमें से है वो हड़प्पन साइट कौन सा नहीं है। आप चारों आंसर को एक बार देखो, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो। चौहदड़ो आप समझ जाओगे ये हड़प्पन साइट है, कोटदीजी हड़प्पन साइट है। आप दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो सुहागपुरा और देसलपुर के बीच में। तो ये आंसर हमारा जो करेक्ट होगा वो सुहागपुरा होगा। सुहागपुरा के बारे में बात करें, ये कहाँ पर है, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। यहाँ अशोकन इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं, सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन यहाँ पर पाए गए हैं। और ये जो इंस्क्रिप्शन थे ये प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में पाए गए थे। ठीक है, ये जो सुहागपुरा है ये राप्ती रिवर पर सिचुएटेड है। तो सुहागपुरा के बारे में ये इन्फॉर्मेशन थी, इसको आप लिख लो। ठीक है, तो ये बहुत काम आने वाली है। अब देख लेते हैं हड़प्पन साइट। जो हमारा पहला ऑप्शन है कोटदीजी। सबसे पहले कोटदीजी का मतलब क्या होता है। कोटदीजी का मतलब होता है डॉटर ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट की डॉटर। ठीक है, इसलिए इसे कोटदीजी कहा जाता है। ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये वर्तमान में खैरपुर पाकिस्तान में लोकेटेड है। यहाँ से कॉपर, ब्रॉन्ज, बैंगल्स इत्यादि पाए गए थे। साथ में बुल है, बर्ड है, इनकी हड्डियाँ भी यहीं से पाई गई थी। अब देसलपुर के बारे में बात करें तो यहाँ पर घर की दीवारें हैं, ये सारी यहाँ पर पाई गई थी, ये भी पाकिस्तान में। चौहदड़ो के बारे में बात करें, ये चौहदड़ो कहाँ है, ये भी पाकिस्तान में है। ये इंडस रिवर पर लोकेटेड है। चौहदड़ो कौन सी रिवर पर लोकेटेड है, इंडस रिवर पर। क्या ये चीज़ याद रखनी कौन सी रिवर पर है? जी हाँ, यूपीएससी इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चौहदड़ो इंडस रिवर पर लोकेटेड है। वर्तमान में कहाँ, वर्तमान में पाकिस्तान में। यहाँ से क्या पाई गई थी, यहाँ से सौंफ वगैरह कुछ चीज़ें मिली है। तो ये चौहदड़ो के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, चारों ऑप्शन देख लिए, उनके चारों के थोड़ी डिटेल में भी देख लिए थे। ठीक है, अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यूपीएससी ने 2013 में पूछा था। ठीक है, प्रीलिम में 2013 का क्वेश्चन है। पहले इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको जो भी ऑप्शन उसमें करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब सही देखना है, करेक्ट देखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, करेक्ट और इनकरेक्ट का ध्यान रखना है। करेक्ट को सर्कल कर लो, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहली स्टेटमेंट क्या है, दे प्रोसेस्ड ग्रेट पैलेस एंड टेम्पल्स। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा स्टेटमेंट कहता है, सेकंड स्टेटमेंट कहता है दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डाइटीज। थर्ड ऑप्शन या थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, थर्ड स्टेटमेंट कहता है दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रोन चैरियट इन वॉरफेयर। ये 3 स्टेटमेंट है, इनको देखो और आंसर देने की कोशिश करो। हिंदी में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु सभ्यता के लोगों की विशेषता है। 2013 का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, वो है उनके पास में विशाल महल और मंदिर थे। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ये लोग नर और मादा दोनों देवताओं की पूजा करते थे। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, इन्होंने युद्ध में घोड़े से खींचने जाने वाले रथों का प्रयोग किया था। इनमें से आपको सही कथन का चयन करना है। 3 कथन है, तीनों में से सही का चयन करना है। ठीक है, 1 मिनट के लिए पॉज करो, एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करो। यहाँ पर एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ हो सकती है। तो आंसर बताओ। ठीक है, होप करता हूँ आपने आंसर दे दिया होगा, करेक्ट ही होगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। ये जो क्वेश्चन आया है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की धार्मिक पहलुओं से ये क्वेश्चन आया है, इसके बारे में देख लेते हैं। पहले तो हड़प्पा सभ्यता है ना, इसके उद्गम के बारे में बात करी तो इसका ओरिजिन है वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में हुआ था। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इसका ओरिजिन हुआ था, इसलिए इसे हड़प्पन कहा जाता है। बिकॉज कि यहाँ पर सबसे जो पहला शहर खोजा गया था ना, उसका नाम हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पन साइट भी कहा जाता है। और इसको खोजा कब गया था, ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी, 1921 में पहली बार इसकी खोज हुई थी। और पहला जो शहर खोजा गया था वो हड़प्पा स्थल है, उसकी खोज हुई थी, इसलिए इन्हें हड़प्पन साइट भी कहा जाता है। और आज में हड़प्पा साइट कहाँ है, आज जो वर्तमान में हड़प्पा शहर वो कहाँ है, ये पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। वर्तमान में ये पाकिस्तान के पंजाब में सिचुएटेड है, लोकेटेड है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के बारे में बात करें तो ये संस्कृति है सिंध है, बलूचिस्तान है, गुजरात है, राजस्थान है, वेस्टर्न यूपी में
मतलब इनकी बाउंड्री है, कहाँ तक ये फैली हुई है, तो यहाँ तक फैली हुई, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, यहाँ तक इसकी बाउंड्री फैली हुई थी। ठीक है, ये जो सभ्यता है ना, ये चारकोलिथिक कल्चर है, ताम्रपाषाण कल्चर है, उनसे पुराना है, बट ये काफ़ी वेल डेवलप है। जो ताम्रपाषाण वगैरह थे ना, ये इतने डेवलप नहीं थे, बट ये जो हड़प्पन कल्चर है इनसे काफ़ी एडवांस है, उनसे पुराना होते हुए भी काफ़ी एडवांस है। कुछ तो इनके सिमिलर चल ही रहे थे, ठीक है, कुछ जो ताम्रपाषाण काल है, ठीक है, जो ब्राउन एज है, उनके पास सिमिलर ही चल रहे थे, मतलब इनके साथ साथ चल रहे थे, बट कुछ है वो इनके बाद भी है, कुछ इनसे पहले भी थे। लेकिन जो हड़प्पन साइट थी, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी, ये काफ़ी एडवांस थे। अब यहाँ पर जो हमारी पहली स्टेटमेंट है वो क्या कह रही थी? पहली स्टेटमेंट की इनके पास में विशाल मंदिर और महल थे। क्या ये स्टेटमेंट सही है? एक बार सोच के देखिए, क्या कहीं पर भी आपने पढ़ा है कि इनके पास मंदिर थे? महल तो आपने पढ़ लिया होगा, थोड़ा बहुत आपको ऐसे कन्फ्यूज हो सकते हो, मंदिर तो आपने डेफिनेटली सुना होगा, इनके पास मंदिर नहीं थे। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, बिकॉज की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा कोई भी भवन नहीं मिला जिसे मंदिर के रूप में कहा जा सकता है, या जिसे मंदिर के रूप में बताया जा सकता है कि ये मंदिर था, तो ऐसा कोई भी नहीं मिला है। एक स्नानागार मिला था आपको, बाथरूम मिला था, बहुत बड़ा बाथ मिला था, ठीक है, जिसे रिचुअल्स या आप ऐसे कह सकते हो कि धार्मिक पर्पज से यूज किया जा सकता है, बट वो बाथरूम था, कोई मंदिर नहीं था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान कोई भी मंदिर नहीं मिला था। ये स्टेटमेंट आप याद रखो, लिख लो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान कोई भी मंदिर नहीं मिला, कोई टेम्पल नहीं मिला है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट पढ़ के भी आपको समझ में, कोई मंदिर आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा ये हड़प्पन साइट के दौरान या इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई भी मंदिर मिला, तो पहला हमारा ऑप्शन हो गया गलत है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? दूसरा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। क्या स्टेटमेंट क्या है? कि यहाँ पर नर और मादा दोनों की पूजा होती थी। तो यहाँ पर कई ऐसी मूर्तियाँ मिली है, उनमें नर और मादा दोनों की पूजा हो रही, फीमेल की भी पूजा हो रही, मेल की भी पूजा हो रही, तो दोनों की पूजा हो रही। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट सी, वो क्या कह रहा है कि इन्होंने है ना घोड़ों का यूज किया था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान घोड़ों का यूज हुआ था, ठीक है। काफ़ी कन्फ्यूजन, काफ़ी डिबेटिंग ये मुद्दा रहता कि इनके पास में घोड़ों का नॉलेज था नहीं, ठीक है। कुछ घोड़ों के निशान मिले हैं, आप जब कुछ इनके साइड के बारे में बात करोगे ना, गुजरात में कुछ इनकी साइड थी, वहाँ पर घोड़ों के निशान मिले हैं, बट इनसे ये साबित नहीं होता। घोड़ों के निशान मिले हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, घोड़ों के निशान मिले हैं, बट इससे ये साबित नहीं होता है कि यहाँ के जो लोग हैं ना वो भी घोड़ों से परिचित थे। और ये हमारा स्टेटमेंट कहता है कि ये लोग है ना घोड़ों से परिचित थे और घोड़ों का यूज किया जाता रथ को खींचने के लिए। तो इतना एडवांसमेंट नहीं था, घोड़ों के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। हाँ, कुछ मिले हैं बट इतना वो नॉलेज नहीं था कि इनके बारे में। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो सकता है, गलत होगा, बिकॉज यूपीएससी ने भी किया है कि तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। यूपीएससी खुद ने माना कि तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो हम भी मानेंगे तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो हमारा पहला गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, दूसरा सही है। अब एक बार एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। अब माना कि आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, तो आपने देखा कि उनके पास में विशाल मंदिर और महल थे। आप सोचोगे ये तो देखो डेफिनेटली लगता है आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा कि इनके पास में मंदिर और महल थे। तो पहला स्टेटमेंट आप श्योर हो सकते हो कि ये गलत है, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो हम श्योर हो जाएंगे कि इसमें ए नहीं हो सकता बिकॉज वहाँ पे एक है, ठीक है, और सी नहीं हो सकता बिकॉज वहाँ पर भी एक है। तो ये दोनों गलत हो गई। अब आपके पास में दो ऑप्शन बचे हैं, या तो बी और या डी। अब बी क्या कह रहा है, यहाँ पे ओनली 2 ऑप्शन करेक्ट है, मतलब दूसरे की बात करता है, और डी में कि कोई भी कथन सही नहीं है। तो कोई भी कथन सही नहीं है, इसके चांसेस कम है कि कुछ तो कथन सही होगा। आप ऐसे थोड़ा बहुत तुक्का भी लगाओगे तो आपका आंसर बी पे ही जाओगे। और हमें तो पता, हमने देख ही लिया है कि पहला स्टेटमेंट गलत है, तीसरा गलत है, तो हमारा है वो बी सही है, तो आंसर बी आएगा। बस एलिमिनेशन टेक्निक से आप 50-50 तो कर ही सकते हो, बाद में तुक्का लगाओगे तो फिर आप पे डिपेंड करता है। तो हमारा ये है 7वां क्वेश्चन में आंसर होगा बी। चलते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन क्या है, पहले इंग्लिश में बताऊंगा, पॉज करना, आंसर देने की कोशिश करना, बाद में हम खुद देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2011 की क्वेश्चन था, ठीक है। स्टेटमेंट 3 दे रखी है, 2 स्टेटमेंट है, उसको करेक्ट आपको बताना है। आंसर क्या करेक्ट पूछा है, यहाँ पे उस पर गोला कर दो, करेक्ट पूछा है आपको। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रही है, इट वाज प्रीडोमिनेंटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड रिलीजियस एलिमेंट ऑल द प्रोजेंस डिड नॉट डोमिनेट द सेंस। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, डूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया, ठीक है। 2 स्टेटमेंट है, क्या ओनली 1 करेक्ट है, बी में है ओनली 2 करेक्ट है, सी बोथ करेक्ट है, डी नन, मतलब नाइदर ए एंड नॉट 2। तो आपको ये बताना है। हिंदी मीडियम, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला जो कथन है वो कह रहा है, ये मुख्य रूप से एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी, धार्मिक तत्व हालांकि मौजूद थे बट ये हावी नहीं थे। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है, इस अवधि के दौरान भारत में कपड़ा निर्माण के लिए कपास का उपयोग किया जाता था।
इन दोनों में से आपको सही स्टेटमेंट, सही कथन कौन सा है उसके बारे में बताना है। ठीक है, आपके सामने आंसर ऑप्शन दे रखे हैं, केवल एक, केवल दो, इनमें से दोनों में, या दोनों में से एक भी नहीं। ठीक है, 1 मिनट पॉज करो, आंसर देने की कोशिश करो। होप करता हूँ आपने करेक्ट आंसर चूज कर लिया होगा। ठीक है, अब एक बार आंसर देने की कोशिश करते हैं एलिमिनेशन टेक्निक या कैसे से। हमारा पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? पहला स्टेटमेंट कहता है कि यहाँ पर ये धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। ठीक है, धार्मिक तो मौजूद थे बट हावी नहीं थे। डेफिनेटली ये स्टेटमेंट तो आपको पता ही होगी, आपने पढ़ा भी होगा, थोड़ा भी बेसिक पढ़ा है एनसीईआरटी वगैरह, तो वहाँ भी आप श्योर हो सकते हो कि ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। बिकॉज कि यहाँ पर ही धर्मनिरपेक्ष थी, यहाँ पर थोड़े बहुत तत्व थे, जैसे कि वो बात मिला था जिसका यूज रिचुअल्स के लिए होता था। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ तो मिले हैं धार्मिक तत्व, बट ऐसा नहीं कि धर्म बहुत ज़्यादा हावी था, तो धर्म हावी नहीं था, कुछ एलिमेंट मिले हैं, धर्म हावी नहीं था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ना, वो पेड़ पौधों जंतुओं की पूजा करते थे। धार्मिक प्रैक्टिस की कुछ ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिले, थोड़े बहुत साक्ष्य मिले हैं, बट धर्म इन पे हावी नहीं था। हड़प्पावासी थे, तो धार्मिक समझ है वो टेराकोटा, मूर्तियाँ, मुहरा, इनसे मुहरे वगैरह जो मिले हैं, टेराकोटा मिले हैं, मूर्तियाँ मिले हैं, मुहरे हमारे पास मिले हैं, उनसे पता चला तो कुछ ये धार्मिक एलिमेंट थे। ठीक, बट ये ज़्यादा है ना, धर्म के बारे में नहीं मिलते। ज़्यादातर ये जीववाद के बारे में बात करते हैं। जीववाद यानी एनिमिज्म के बारे में। एनिमिज्म क्या होता है? एनिमिज्म का मतलब है कि ये लोग है ना, जो जीव होते हैं, जो जी रहे, लाइव है, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, इंसान है, इनकी पूजा ज़्यादा करते थे। तो ये जीववाद में विश्वास करते थे, अर्थात पेड़ पौधे पत्थर इनकी ज़्यादा पूजा करते थे। यहाँ पर देवी माँ की पूजा होती थी, उसके कुछ साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, देवी माँ की पूजा की कोई मूर्तियाँ मिली जिसपे ओनली देवी की मूर्ति है, तो देवी माँ की पूजा करते थे। जैसे कालीबंगा, लोथल है, ऐसी साइटों पर कई ऐसी साक्ष्य मिले जिससे पता चलता है ये अग्नि की भी पूजा करते थे। ठीक है, कालीबंगा वगैरह पे, वहाँ पे अग्नि के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ पे अग्नि की पूजा होती थी। यहाँ पर बरियल प्रैक्टिस है, जैसे कि अग्निदाह वगैरह की जाती है, वो उनकी भी प्रथा मिली है। जैसे दफनाने की प्रथा मिली है, तो बरियल प्रैक्टिस है, रिचुअल्स है, दफनाने की प्रथा है, इनके भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ में कालीबंगा से ये भी प्राप्त हुआ है कि यहाँ पे मरने के बाद में इंसानों को दफनाया भी जाता था, इसकी भी साक्ष्य मिले हैं। ये लोग जो थे ना, वो धार्मिक अनुष्ठान है, वो मंदिरों में या छोटे छोटे घर में मंदिर होते थे, उनमें ये धार्मिक अनुष्ठान ये करते थे। या फिर थोड़ी बहुत बाहर जाके भी जैसे रिचुअल वगैरह वो चलाते थे। बड़े बड़े मंदिर तो थे नहीं, छोटे मोटे जो मंदिर थे वहाँ जाके ये धार्मिक थोड़े जो भी इनके कार्यक्रम थे उन्हें परफॉर्म करते थे। तो हमारी पहली स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो सकती है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट क्या है? दूसरी स्टेटमेंट कहती थी यहाँ पर कपड़े का यूज़ होता था, उसमें जो कपास है उसका यूज़ होता था। तो जी हाँ, दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। हमने पढ़ा भी होगा आपने एनसीईआरटी वगैरह में कि इस टाइम है ना, कि इसलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यहाँ पर कपड़े का यूज़ होता है। तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि कपड़े में कपास का यूज़ होना है। वो हड़प्पन साइट के दौरान, इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान स्टार्ट हो चुका था, तो इनके कपास का प्रयोग करते थे ये लोग। तो ये जो 1929 में मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के टुकड़े मिले ना, उसमें कपास का यूज़ था। तो ये कहाँ साक्ष्य मिले? 1929 में मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के टुकड़े मिले थे। इसके अलावा मेहरगढ़ में है ना, वहाँ कपास के बीज मिले हैं। ठीक है, जो 5000 ईसा पूर्व हैं, इससे यही सिद्ध होता है कि ये लोग है ना कपास का यूज है वो कपड़ों में करते थे। तो ये जो दूसरी स्टेटमेंट वो करेक्ट हो जाती है। ठीक है, अगर आप एलिमिनेशन लगाओगे तो भी आप पहले से तो श्योर हो, तो आपका आंसर पहला हो सकता है या सी हो सकता है, डी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। हमारा दूसरा भी सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये हमने देख लिया। चलते हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन हमारा ये है, हिस्ट्री के वैदिक पीरियड के बारे में पूछा गया। वैदिक पीरियड से पूछा गया, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो टॉपिक वाइज भी देख रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमने क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, अब वैदिक पीरियड से भी देख रहे हैं, तो ये चीज़ याद रखना, हम टॉपिक वाइज भी देख रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज भी देख रहे हैं। तो ये हिस्ट्री के वैदिक पीरियड से भी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9th है, इंग्लिश में पहले बताएंगे हम। ठीक है, विथ द रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन कल्चरल ऑफ वैदिक आर्य एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 2017 का क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, ऋग्वेदिक जो आर्य थी उन्होंने और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी पीपल, उन दोनों में अंतर क्या है। पहली स्टेटमेंट कहती है, ऋग्वेदिक आर्यन यूज द कोट मील एंड हेलमेट इन वॉरफेयर, वेयर द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस टू यूजिंग देम। दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, ऋग्वेदिक आर्यन न्यू द गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, वेयर इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल नो द कॉपर एंड आयरन। तीसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, ऋग्वेदिक आर्यन हैड डोमेस्टिकेटेड हॉर्स, वेयर द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल नो एविडेंस ऑफ यूजिंग द हॉर्स एनिमल। सेलेक्टेड करेक्ट है, आपको बताना है। पहला आपका ऑप्शन है ओनली 1, दूसरा ऑप्शन है 2 and 3, तीसरा ऑप्शन है 1 and 3, चौथा ऑप्शन है 1, 2, 3। ठीक है जी, हिंदी मीडियम। ऋग्वेदिक आर्यों और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की संस्कृति के बीच में आपको अंतर को बताना है। इनमें से कौन सा कथन सही है उसको आपको चूज करना है। पहला कथन क्या है,
ऋग्वेदिक आर्य युद्ध में मेल कोट हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनका उपयोग नहीं करते थे और इसका कोई सबूत मिला नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ऋग्वेदिक आर्य हैं वो सोना चांदी तांबा इनका यूज़ करते थे, इनके बारे में जानते थे, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन लोग हैं वो केवल तांबा और लोहे के बारे में जानते थे। तीसरा कथन या तीसरा स्टेटमेंट क्या है, ऋग्वेदिक आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन लोग हैं वो घोड़े के बारे में कुछ ज़्यादा जानते नहीं थे, इनके बारे में कुछ साक्ष्य मिले नहीं है। इन तीनों में से आपको करेक्ट आंसर है वो चूज़ करना है। ठीक है जी, 1 मिनट पॉज करो और आंसर देने की कोशिश करो। होप करता हूँ आपने आंसर देने की कोशिश करी होगी। तो अब हम रियल आंसर को चेक कर लेते हैं। एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ भी काम आ जाएगी। पहली स्टेटमेंट हमारी क्या कह रही है, पहली स्टेटमेंट कह रही है कि ऋग्वेदिक आर्य थे उन्होंने मेलकोट और हेलमेट का उपयोग किया है, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। आपने है ना थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री पढ़ी है ना, चलो यहाँ पे नहीं पढ़ी यूपीएससी के पर्पज़ से, आपने नॉर्मल भी हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको इतना पता होगा कि इंडस वैली के सिविलाइजेशन के जो लोग थे ना उनको वॉर वगैरह का ज़्यादा नॉलेज नहीं था, वो युद्ध वगैरह में संलग्न नहीं रहते, लड़ते वड़ते नहीं थे। अब वो युद्ध वगैरह नहीं करते थे ना तो उनके पास में ये चीज़ें नहीं होगी। ठीक है जी, वो इतने उनके बारे में जानकारी नहीं थी तो उनके पास में ये चीज़ें होगी नहीं। और इंडस वैली जैसे आर्य की आप उत्पत्ति के बारे में पढ़ा होगा आपने, आर्य का ओरिजिन देखा आर्यन का, तो इनके ओरिजिन कैसे हुआ था कि इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उन पर अटैक किया था, वहाँ से आए थे, मतलब यूरोप वगैरह से आए थे या फिर यहीं के नेटिव थे। अलग अलग थ्योरीज है, कुछ लोग कहते हैं यूरोप से आए थे, कुछ लोग कहते हैं यहाँ से नेटिव है, यहाँ के नेटिव ही है। तो इन्होंने मतलब अटैक तो इन्होंने किया ही था, मतलब कुछ भी मान लो इन्होंने अटैक तो किया ही था, ये क्लियर हो जाता है। तो इनको है ना नॉलेज थी कि इनके पास में तो धनुष बाण है, इनके पास में हेलमेट था बचाने के लिए, आपका हेड बचाने के लिए, लड़ने के लिए वो पूरा अब बख्तर होता है ना वो पहनने के लिए था ताकि ये युद्ध कर सके। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो सकता है। अब पहला स्टेटमेंट करेक्ट है तो इसमें वैदिक आर्य थे, उनके पास में धनुष बाण थे, भाला था, स्पेयर था, खंजर एंड डेगर था, इनके पास में एक्स कुल्हाड़ी थे, कवच आर्मर था, हेलमेट था, कोट था, ये सारे इनके पास अवेलेबल थे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उनके पास में ये सारे नहीं थे। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ऋग्वेदिक आर्य थे ना वो सोने चांदी तांबे के बारे में जानते थे, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे ना वो इनके बारे में नहीं जानते थे। जी हाँ, कुछ ये सही भी स्टेटमेंट, बट यहाँ पे गलत हो जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग नहीं जानते थे, ये स्टेटमेंट गलत होगा। कैसे कि जो आर्यन थे ना ये ऋग्वेद के समय में सोना चांदी तांबे कांस्य वगैरह का उपयोग करते थे। धीरे धीरे इसका स्थान है वो किसने, लोहे ने ले लिया था। बट सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ना ये चांदी और सोने का उपयोग करते थे, इन दोनों का उपयोग करते थे, बर्तनों का उपयोग, और इनका धीरे धीरे है ना यूज है वो पत्थरों ने ले लिया था। मतलब ये कह रहा है कि आर्यन लोग है ना ये सोने चांदी कांसे का उपयोग करते थे, बट धीरे धीरे ये चीज़ें हैं मतलब तांबे वगैरह है, जो कांसा है, सोना है, चांदी, ये लिमिटेड है तो इसका स्थान है वो किसने ले लिया, लोहे ने ले लिया था। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो चांदी सोने का उपयोग वो भी करते थे बर्तनों का, पर धीरे धीरे इनका यूज किसने, इनका स्थान किसने ले लिया, पत्थरों ने ले लिया। तो दोनों ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है बिकॉज कि ये कह रहे हैं, इस स्टेटमेंट में साफ साफ कहा जा रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन लोग हैं वो सोने चांदी के बारे में नहीं जानते, तो ये गलत है। वो जानते थे, धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों का उपयोग किया था, उससे पहले वो सोने चांदी का उपयोग करते थे, और आर्यन भी उपयोग करते थे। आर्यन धीरे धीरे लोहे पे आ गए और वो पत्थरों पे चले गए, तो दूसरी स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी गलत। ठीक है जी, तीसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, तीसरी स्टेटमेंट कह रही है ऋग्वेदिक लोग हैं वो घोड़े के बारे में जानते थे और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग नहीं जानते थे। क्या लगता है इस स्टेटमेंट के बारे में, इस स्टेटमेंट के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज की घोड़े का एविडेंस है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास में नहीं था। आर्यन लोग थोड़े बाद में आए थे, वो घोड़े के बारे में जानते थे क्योंकि उन्होंने अटैक वटैक किया तो घोड़े से ही किया था, तो ये लोग घोड़े के बारे में जानते थे। मोहनजोदड़ो हड़प्पा ने लोगों के मतलब घोड़े के बारे में इनके पास में जानकारी नहीं थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा वगैरह जो भी सिटीज़ है इनमें कुछ है, जैसे सूरकोतड़ा दौड़ है, कुछ साक्ष्य यहाँ पे घोड़े के मिले हैं। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी कुछ जगह ऐसी हैं, गुजरात में है सूर का कोतड़ा डोर है, ठीक है, सूत कोतड़ा है, यहाँ से भी कुछ घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं, बट इससे ये प्रूफ नहीं हो जाता है कि ये लोग हैं वो घोड़े का यूज़ करते थे। ठीक है, हाँ साक्ष्य मिले हैं थोड़े बहुत, मैं पहले भी बता चुका हूँ साक्ष्य मिले हैं, बट इससे प्रूफ नहीं होता है ये कि इन लोगों ने घोड़े का यूज़ किया था या घोड़े के बारे में जानते थे। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद के लोग ये आर्यन लोग हैं ये घोड़े के बारे में जानते थे। ठीक है, तो जो तीसरा स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। तो अब आंसर पे जाते हैं, क्या होगा, एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करते हैं कि आपको माना कि कुछ नहीं पता है, पहली स्टेटमेंट आप देखोगे ना तो आपको करेक्ट लगेगी बिकॉज आपको थोड़ा बहुत पता ही, थोड़ा बहुत अगर हिस्ट्री पढ़ी तो आप पहली स्टेटमेंट है वो करेक्ट कर दोगे कि इन्होंने हेलमेट वगैरह का यूज़ किया होगा, इन्होंने नहीं किया होगा। पहली करेक्ट है, इसका मतलब है आपका आंसर है ना वो 2 नहीं हो सकता, भी नहीं हो सकता बिकॉज कि वहाँ पर 2 और 3 1 नहीं दिया गया है। अब आंसर देखो कि इसमें है ना
एक है वो तीनों में कॉमन है, इसका मतलब है कि एक तो डेफिनेटली सही है और है भी सही। अब आपको देखना है कि 2 और 3 में क्या है। 2 और 3 में दूसरा हमने देखा कि ऋग्वेदिक लोग हैं वो सोने चांदी के बारे में नहीं, हालांकि ये टफ पड़ जाएगा आपको, ये भी नहीं आएगा। तीसरी स्टेटमेंट देखो, तीसरी स्टेटमेंट आपको पता चल जाएगी कि इन्होंने घोड़े का यूज़ नहीं किया था और आर्यन लोग थे उन्होंने किया था, तो आपको पता चल गया तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आपको देखना है दूसरी करेक्ट है कि नहीं। एलिमिनेशन का यूज़ कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता, पहली स्टेटमेंट आपको थोड़ा बहुत है पता है कि ये सही है, तीसरी स्टेटमेंट का भी आपको थोड़ा बहुत पता है कि तीसरी सही है। अब दूसरी पे जाना है, दूसरी करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। अगर आपको पता है कि दूसरी इनकरेक्ट है तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपको नहीं पता है कि भाई दूसरी क्या है तो भी आप इस पे आओगे, बिकॉज की बी तो वो डेफिनेटली गलत है। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा तो सी है, 1 और 3 है वो करेक्ट आंसर जो स्टेटमेंट है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2012 की यूपीएससी प्रीलिम में पूछा गया था, ठीक है, पहले इंग्लिश में। इससे आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ नहीं कर सकते हो, बिकॉज की इसमें स्टेटमेंट एक एक दे रखी, आपको डायरेक्ट आंसर याद है तो ही देना, नहीं तो आगे बढ़ जाना है। जरूर नहीं कि यूपीएससी में 100 आउट ऑफ 100 करेक्ट करने हैं, उसमें से अगर आप 50 भी सही करते हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है जी। 10वां क्वेश्चन है, द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वाज प्रिमिलरी ऑफ भक्ति इमेज ऑफ, पहला स्टेटमेंट क्या, पहला ऑप्शन है भक्ति का है, दूसरा है इमेज वर्शिप एंड यज्ञज, तीसरा है वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञज, और डी है वो लास्ट है वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्तिज। इसमें 10वां क्वेश्चन है हिंदी मीडियम, प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः भक्ति धर्म था, छवि पूजा और यज्ञ था, प्रकृति पूजा और यज्ञ की पूजा थी, या प्रकृति पूजा और भक्ति पूजा थी। ये 2012 में पूछा गया था। चारों ऑप्शन को देखो और फिर आंसर देने की कोशिश करो, आपको आंसर निकालना है। 1 मिनट के लिए पॉज करो, आंसर देने की कोशिश करो। होप है आपने आंसर दे दिया होगा, आपका आंसर करेक्ट भी होगा। अब एक इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें जो हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, वैदिक आर्य हैं वो प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति में इंद्र की पूजा करते थे और अग्नि की पूजा करते थे, ठीक है, तो यज्ञ की पूजा करते थे। वैदिक आर्य इंद्र यानी प्रकृति देवता इंद्र, उनकी अग्नि है, सोम है, वरुण है, धरती है, नदियाँ है, सरस्वती, इन सब की पूजा करते थे। यहाँ देवी यानी गॉडेज की पूजा होती थी, ठीक है। यहाँ बलिदान यानी सेक्रीफाइस है, ठीक है, यज्ञ उपासना है, इन सब की भी मुख्य पद्धति होती थी। मतलब बलिदान को भी बढ़ावा दिया जाता था, मतलब बलिदान भी दी जाता, सेक्रीफाइस भी दी जाते थे, उपासना यानी वर्शिप भी की जाती थी, ठीक है। और ये वैदिक चांट यानी मंत्र वगैरह होते थे उनका भी उच्चारण करते थे। और ये ओजा यानी जो भोपा वगैरह होते ना वो है वो गायन करते थे। जब सेक्रीफाइस बलिदान दिया जाता था ये ओजा वगैरह ये गायन करते थे, गीत गाते थे, ये मंत्र का उच्चारण करते थे, उस दौरान ये बलि दी जाती थी, ठीक है। ये सम्मन सिंगी, जैसे ओजा गायन को सम्मन सिंगी कहा जाता है, ठीक है, तो वो करते थे, उस दौरान ये बलिदान दिया जाता था। ये अग्नि हवन है, उसमें आयुति देते टाइम मंत्र का उच्चारण, अग्नि में जब हवन किया जाता था तो मंत्र का उच्चारण किया जाता था और हवन किया जाता उसके साथ में। तो स्टेटमेंट सी है वो करेक्ट है कि ये प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ की पूजा करते थे। भक्ति उस टाइम में था भी नहीं प्रचलित। क्या मूर्ति पूजा होती थी, मतलब इमेज पूजा होती थी, नहीं, ये तो पॉसिबल भी नहीं थी, ये तो उस टाइम में बिल्कुल नहीं होगा। और प्रकृति की पूजा और भक्ति, स्टेटमेंट डी आपको ऐसे नहीं पता तो आप गलत जा सकते हो, इसमें आप 2 में कन्फ्यूज हो सकते हो, या तो सी या डी। बट यहाँ पे भक्ति लिखा है ना, ये भक्ति वर्ड ज़्यादा हो जाएगा, तो भक्ति नहीं होती थी उस टाइम में, प्रकृति की और यज्ञ की पूजा होती थी। तो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। तो ये हमने 5 क्वेश्चन आज देख लिए। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था, थोड़ा डिटेल में देखा है, तो टाइम ज़्यादा वीडियो नहीं बनना चाहिए, लंबा हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जहां मौर्यन एज के बारे में बताया गया। तो टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको और नहीं मिलती तो आप सर्च भी कर सकते हो थिंकर IAS, कमेंट में भी बता सकते हो। और कौन सा पार्ट चाहिए, क्या सुधार चाहिए, वो भी आप सुझाव अपने दे सकते हो। तो ज्वाइन करने के लिए और हमारे से जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।